दास्तां, जब किसी एक व्यक्ति के जीवन के सारे निर्णय कोई दूसरा व्यक्ति ले। सोचिए, मानवीय इतिहास में यह कितनी बड़ी या दुर्दांत घटना होगी जब किसी मानव के जीवन का निर्णय कोई दूसरा मानव कर रहा हो। यानी वह कब उठेगा, कब बैठेगा, कब खाएगा, कब पिएगा, वह कौन से कार्य कब करेगा, ये सभी आपके लिए कोई और डिसाइड करे, ये अपने आप में काफी बड़ी बात है। आज इन सभी के विरोध में मानवाधिकार संगठन कार्य कर रहे हैं। तो जरूर ये किसी न किसी चीज का परिणाम होगा, यानी इसका इतिहास लंबा रहा होगा। दास्तां के विरुद्ध कभी न कभी किसी ने आवाज जरूर उठाई होगी। दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि और आज हम चर्चा करने वाले हैं अभी हाल ही के ज्वलंत टॉपिक पर। एक टॉपिक है जो कि नीदरलैंड से संबंधित है, जिसमें नीदरलैंड ने कुछ देशों से, जहां पर उसने अपने औपनिवेशिक क्षेत्र स्थापित किए थे, उनसे माफी मांगी है। माफी किस क्रम में मांगी है? माफी मांगी है मानवीय दास्तां को उस समय उनके द्वारा प्रसारित करने के संदर्भ में, क्योंकि नीदरलैंड ने इसमें अपनी बड़ी भूमिका अदा की थी उस समय। तो आज हम चर्चा करेंगे नीदरलैंड के अभी हालिया माफीनामे के संदर्भ में, क्योंकि यह माफीनामा किसके द्वारा किया गया है? नीदरलैंड के राजा के द्वारा। आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि हम किन खास बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। महत्वपूर्ण सूचना यह है कि अब दृष्टि आईएएस का हिंदी मीडियम का बैच मुखर्जी नगर के साथ साथ करोल बाग में भी संचालित किया जाएगा, जिसकी पहली ओरिएंटेशन क्लास शुरू होगी 23 जुलाई से और इसे विकास सर द्वारा ही संबोधित किया जाएगा। यानी यह ओरिएंटेशन क्लास 23 जुलाई को दोपहर 1 बजे विकास सर के द्वारा शुरू की जाएगी। इस बैच का रियल टाइम होगा सुबह 8 बजे, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आज के टॉपिक की तरफ देखते हैं कि आज का टॉपिक हमारा क्या है और हम किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। नीदरलैंड ने गुलामी पर मांगी माफी, क्या है इसका इतिहास? सबसे पहले खबर क्या है? खबर है विथ द नीदरलैंड्स अपॉलजी ऑन स्लेवरी और लुक एट द डच रोल इन हिस्ट्री। यानी अभी हाल ही में नीदरलैंड्स ने जो माफी मांगी है उसके क्रम में क्या बात महत्वपूर्ण है उसे जानेंगे, और डच द्वारा गुलामी में क्या भूमिका अदा की गई है इतिहास में, इस पर भी एक नजर डालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यह खबर सुर्खियों में क्यों रही है या चर्चा में क्यों रही है। इसके बाद देखेंगे कि आखिर नीदरलैंड और इंडोनेशिया का क्या संबंध है। सूरीनाम जो कि हाल ही में चर्चा में रहा है, यह भी जानेंगे कि इसका भी क्या संबंध है नीदरलैंड से। इसके बाद नीदरलैंड के राजा और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री ने अपने माफीनामे में, अपने भाषण में क्या बातें कही हैं। इसके बाद दास व्यापार में डचों की क्या भूमिका रही है, यह भी समझेंगे। इसके बाद नीदरलैंड की सरकार ने इन औपनिवेशिक क्षेत्रों के लिए अपने अन्य क्या प्रयास किए हैं, ताकि इस बात का जो उन्होंने अभी हाल ही में माफीनामा मांगा है, क्या वह इसके लिए इतना पर्याप्त है या नहीं। फिर आज के सेशन पर आधारित एक प्रश्न होगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। साथ में आपको यह बात भी बतानी है कि यह पूरा विषय सामान्य अध्ययन या जीएस प्रश्न पत्र के किस प्रश्न पत्र से संबंधित है, यानी 1, 2, 3 और 4 से। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि यह खबर सुर्खियों में क्यों रही है। इसके सुर्खियों में या चर्चा में बने रहने के पीछे क्या कारण है। दरअसल अभी हाल ही में नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर ने अपने औपनिवेशिक लोगों से गुलामी में अपने देश की भूमिका के लिए माफी मांगी है। यानी नीदरलैंड या डच उस समय गुलामी के लिए काफी फेमस है, काफी प्रसिद्ध थे। उन्होंने कई लाख लोगों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में विस्थापित किया था, किस लिए? दास बनाने के लिए। तो अपनी इस भूमिका के लिए उन्होंने माफी मांगी है उन सभी औपनिवेशिक क्षेत्रों से, उन सभी जगहों से जहां जहां उन्होंने लोगों को विस्थापित किया था और जहां जहां के लोगों को उन्होंने विस्थापित किया था और दास बनाया था। ऐसे में यह भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में सूरीनाम को 150 वर्ष पूरे हुए हैं, किसमें? अपनी गुलामी के उन्मूलन को लेकर। दरअसल सूरीनाम सबसे पहले 1873 में क्या हो गया था? गुलामी से या दासता से मुक्त हो गया था और इसका अभी हाल ही में 150वीं वर्षगांठ इसकी मनाई गई है। और इसी अवसर पर 1 जुलाई 2023 को नीदरलैंड के राजा ने यहाँ पर जाकर माफी मांगी। इसके बाद यदि बात करें, इससे पहले भी यह खबर काफी चर्चा में रही है। तो पहले दिसंबर 2022 में डच प्रधानमंत्री मार्क रूट ने भी पूरी तरीके से माफी मांगी थी और माफी की पेशकश की थी कि हम सभी उन औपनिवेशिक क्षेत्रों से जहां से लोगों को दास बनाने के लिए विस्थापित किया गया था, जिनके पूर्वजों को संकट का सामना करना पड़ा, कई पूर्वज उनके यहाँ पर मृत्यु को भी प्राप्त कर गए, तो ऐसे में उन्होंने सभी क्षेत्रों से माफी मांगी थी, इसलिए यह खबर चर्चा में थी।
चूंकि अभी यह खबर इसलिए चर्चा में है क्योंकि सूरीनाम में 150 वर्ष हो गए हैं गुलामी के उन्मूलन को लेकर। अब जान लेते हैं कि आखिर सूरीनाम कहां पर है, क्योंकि सूरीनाम की लोकेशन भी महत्वपूर्ण हो जाती है। दरअसल सूरीनाम साउथ अमेरिका का एक क्षेत्र है, एक देश है। और सूरीनाम हम सभी जानते हैं क्यों चर्चा में था, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अभी हाल ही की खबर है, कुछ समय पहले की। यदि हम बात करें सूरीनाम की लोकेशन के बारे में तो देखिए यह साउथ अमेरिका के कुछ उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। यहाँ पर सूरीनाम के पूर्वी में है या पूर्वी क्षेत्र में है फ्रेंच गुयाना, इसके पश्चिमी क्षेत्र में है गुयाना, और इसके दक्षिण में ब्राजील से यह अपनी सीमा साझा करता है। ध्यान रखिएगा, यदि बात करें कि यह किस महासागर से अपनी सीमा साझा करता है तो सूरीनाम देखिए अटलांटिक ओशन के साथ अपनी सीमा या एक बाउंड्री साझा करता है, और यह है सूरीनाम की लोकेशन। ध्यान रखेगा, यह आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है प्रीलिम्स के लिहाज से। हमने देखा यह खबर चर्चा में क्यों है। अब आइए जानते हैं हम नीदरलैंड और इंडोनेशिया की लोकेशन को, क्योंकि ये भी अभी हाल ही में चर्चा में है। और यहाँ पर राजा ने इंडोनेशिया वाले क्षेत्र से भी माफी मांगी है। यदि हम बात करें कि आखिर इंडोनेशिया का नीदरलैंड से क्या लेना देना है इस विषय पर, तो हमें जानना जरूरी होगा कि आखिर इंडोनेशिया से डच का क्या संबंध है। यदि हम इंडोनेशिया के पुराने नाम की बात करें तो पहले इंडोनेशिया को डच ईस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता था। इसका अपना नाम यानी इंडोनेशिया बहुत समय तक नहीं लिया गया, बाद में इसका नाम लिया गया। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानियों द्वारा कब्जे की अवधि जो कब से कब तक थी याद रखिएगा, 1942 से 1945। इसके बाद इंडोनेशिया ने 1945 में नीदरलैंड से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। लेकिन यहाँ पर उसने केवल घोषणा ही की, अभी भी नीदरलैंड वहां पर थे। नीदरलैंड अपने या डच कहें अपना स्थायित्व वहां पर अभी भी उन्होंने बना रखा था। फिर बाद में उन्होंने स्वतंत्रता के लिए लगातार संघर्ष किया। इंडोनेशिया वाले क्षेत्रों में वहां पर रहने वाले लोगों ने स्वतंत्रता के लिए लगातार संघर्ष करने के बाद 1949 तक यह संघर्ष जारी रहा। फिर बाद में 1949 में डचों ने आधिकारिक तौर पर इंडोनेशिया की संप्रभुता को स्वीकार किया और इंडोनेशिया की संप्रभुता को मान्यता दी। यानी इतने वर्षों के 1945 के बाद 49 तक लगातार 4 वर्ष तक वे संघर्ष करते रहे डचों के साथ। ऐसे में इंडोनेशिया ने लगातार 4 वर्षों तक डचों का अत्याचार बर्दाश्त किया, उनकी हिंसा आदि बर्दाश्त की। ऐसी कई घटनाएं देखी गई थी उस समय जब डचों ने इंडोनेशिया पर हिंसा और बर्बरता के लेवल तक की थी, और कई घटनाएं आज भी देखने को मिलती हैं। इसके बाद यदि बात करें कि वर्ष 1949 में इंडोनेशिया स्वतंत्र हो गया, किससे? डचों से। लेकिन वर्तमान इंडोनेशिया कब अस्तित्व में आया? यदि वर्तमान इंडोनेशिया की बात करें तो वर्ष 1969 में यूएन द्वारा न्यू गिनी के पश्चिमी हिस्से को इंडोनेशिया के हिस्से के रूप में स्वीकार किया गया। तब पापुआ न्यू गिनी जो पूरा क्षेत्र है, इसका यह जो पश्चिमी हिस्सा है यह इंडोनेशिया का हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। और ईस्ट तिमोर वाला जो ये हिस्सा है पूरा ईस्ट तिमोर, इसका यह हिस्सा यह भी इंडोनेशिया का हिस्सा है। यह कब शामिल किया गया था इंडोनेशिया में? वर्ष 1976 में, ठीक है, तिमोर वाला हिस्सा। और वर्ष 1969 में शामिल किया गया था पापुआ न्यू गिनी का पश्चिमी हिस्सा। ये बात ध्यान रखेगा, यह पूरा मिलकर फिर बनाता था क्या? इंडोनेशिया। बाद में इसके कुछ क्षेत्र को यहां से हटा दिया गया, यानी ईस्ट तिमोर वाले क्षेत्र को वर्ष 2002 में फिर हटा दिया गया था। इसने मांग की थी कि यह हमारा क्षेत्र है, इसे हमें दे देना चाहिए। तो वर्ष 2002 में फिर ईस्ट तिमोर वाला क्षेत्र तिमोर के पास आ गया। तो पूर्वी तिमोर के पूर्वी पुर्तगाली क्षेत्र को वर्ष 1976 में शामिल कर दिया गया था। फिर वर्ष 2002 में इसे वापस से तिमोर में शामिल कर दिया गया। ये हमने देखा कि कैसे इंडोनेशिया को डचों ने गुलाम बना रखा था। इंडोनेशिया के कई क्षेत्रों में डच वहां पर गए और वहां से लोगों को उन्होंने विस्थापित भी किया, और अपने घरेलू क्षेत्रों के लिए, अपने घरेलू कामों के लिए, बागानों में काम करने के लिए उन्हें ले आए थे। वे कहां पर? अपने क्षेत्र में। अब यदि बात करें नीदरलैंड की स्थिति के बारे में तो ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया को हमने मैप में देखा, क्या यह है पूरा इंडोनेशिया। इसके पड़ोसी देशों की बात करें तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कौन कौन से हैं? मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, ये पड़ोसी हैं आपस में। और यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी, ठीक है। यदि ओशन की बात करें देखिए इसके इस तरफ क्या है? पैसिफिक ओशन। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण है नीदरलैंड को भी जानना। तो देखिए यह है नीदरलैंड की एक बड़ी
सीमा लगती है जर्मनी के साथ और एक लगती है बेल्जियम के साथ। इसके इस हिस्से में नॉर्थ सी है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। तो हमने नीदरलैंड की लोकेशन भी देख ली, इंडोनेशिया की लोकेशन भी देख ली, और इसे आप डिटेल से ध्यान रख सकते हैं मैप में देखकर, और इसे मैप में देखना आपके लिए जरूरी भी है प्रीलिम्स के लिहाज से। अब यदि बात करें कि अभी हाल ही में राजा और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री ने वर्ष 2022 दिसंबर में क्या बातें कही थी, तो उस पर भी हम एक नजर डाल लेते हैं। अभी हाल ही के भाषण में उन्होंने कहा कि मैं उन शोधकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने नीदरलैंड के गुलामी वाले समय को उजागर किया, उन पर प्रकाश डाला, जिससे नीदरलैंड आज इन बातों से अवगत हो पाया है कि आखिर डच भी गुलामी या दास्तां में शामिल थे। इससे पहले उनकी जो भी पुस्तकें हैं या किताबें हैं उनमें उनके बारे में उल्लेख नहीं मिलता, वे लोगों को इन बारे में अवगत नहीं कराते, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मानवाधिकारों के संबंध में विषय है। लेकिन इन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हमें हमारे देश के लोगों को भी इस बात से अवगत कराना चाहिए कि ये काफी बुरी गतिविधियां थी और आने वाले समय में इन गतिविधियों में लोगों को शामिल नहीं होना है। इन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि 6 लाख से भी अधिक लोगों को अफ्रीका से अटलांटिक महासागर पार करके कई ऐसे क्षेत्रों में भेजा गया, जबरन भेजा गया, उन्हें दास्तां में ढकेला गया और गुलामों के रूप में उन्हें बेचा गया। साथ ही बागानों में काम करने के लिए भी उन्हें अन्य क्षेत्रों में भेजा गया। इस बात को उन्होंने यानी नीदरलैंड के राजा और प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया। उन्होंने यह भी कहा कि यह मानवता के खिलाफ एक अपराध के रूप में जाना जाता है, यानी गुलामी अपने आप में एक बुरा विषय है और इसकी निंदा करना जरूरी है। लेकिन इससे पहले इस बारे में चर्चा नहीं हो रही थी। उन्होंने यह भी कहा कि दासों को उनके परिवारों से अलग किया गया, उनके साथ मवेशियों या जानवरों की तरह व्यवहार किया गया, उन्हें पीड़ा पहुंचाई गई और साथ में उन्हें कई हिंसा से भी गुजरना पड़ा, जो अपने आप में मानव के लिहाज से काफी बुरी गतिविधियां हैं। इन सभी चीजों के लिए उन्होंने इन सभी देशों से माफी मांगी जहां पर उनके अपने औपनिवेशिक क्षेत्र स्थापित थे। उन्होंने यह भी कहा कि डच राज्य गुलाम लोगों और उनके वंशजों को दी गई भयानक पीड़ाओं के लिए जिम्मेदार है और इसके लिए वह पूरी तरीके से माफी मांगते हैं और आने वाले समय में इसका प्रयास भी करेंगे कि उनकी भरपाई की जा सके, उनके वंशजों को, उनके परिवारों को इसकी भरपाई प्रदान कर सके। ये तो हमने देखा राजा और प्रधानमंत्री की भाषण के संदर्भ में। अब आइए जानते हैं कि आखिर दास व्यापार में डचों की क्या भूमिका रही है। दरअसल यूनाइटेड नेशन स्लेवरी एंड रिमेम्बरेंस एक वेबसाइट है। इसके अनुसार इन्होंने कहा कि जब यूरोपीय देश लगातार दास्तां के व्यापार में शामिल हुए तो डच भी लगातार शामिल होने की कोशिश कर रहा था। डच भी ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार में खुद को शामिल करने के लिए लगातार तत्पर था। ऐसी कई उन्होंने डॉक्यूमेंट में यह पाया और फिर यूनाइटेड नेशन स्लेवरी एंड रिमेम्बरेंस की वेबसाइट में इसे अपडेट किया गया। वर्ष 1596 से 1829 के बीच डचों ने लगभग 5 लाख अफ्रीकियों को अटलांटिक पार पहुंचाया था। और किस लिए? केवल वहां पर कॉफी, चाय के बागानों में काम करने के लिए, घरेलू काम के लिए, जिसमें कौन कौन? महिलाएं, पुरुष और बच्चे भी शामिल थे। यानी बच्चों को भी इन गतिविधियों में शामिल किया गया था। बड़ी संख्या में कैरेबियन में कुराकाओ और सेंट यूस्टिस, इन सभी द्वीपों में इन दासों को भेजा गया था कार्य करने के लिए। इसके अलावा लगभग आधे मिलियन अफ्रीका को डच गुयाना, विशेष रूप से सुरीनाम में अपनी बस्तियों में बसाया गया था। इसीलिए जब सुरीनाम आजाद हुआ तो आज उसकी 150वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है। और अभी हाल ही में राजा ने वहां पर विजिट भी किया था कुछ समय पहले और इसके लिए अपनी गलतियों के लिए, जो भी पुरानी उनकी पृष्ठभूमि में गलती रही उसके लिए माफी मांगी। अब बात करें दास व्यापार में डचों की भूमिका के संदर्भ में ही और कौन से तथ्य हैं जो महत्वपूर्ण हैं। दरअसल डचों द्वारा जो दास ले जाए गए थे उन्हें अपने उपनिवेशों में घरेलू श्रम में शामिल कर लिया गया था। कॉफी, चीनी और तंबाकू के बागानों में उन्हें काम करने के लिए लाया गया था। इसके साथ ही यदि उसी दौर की बात करें तो 16वीं और 17वीं शताब्दी में नीदरलैंड साम्राज्य के स्वर्ण काल या स्वर्ण युग के रूप में उस समय को जाना जाता है, क्योंकि जब उन्होंने दासों को इसमें शामिल किया तो उनका व्यापार काफी उन्नत हुआ था। साथ ही जब बेचने के क्रम में दासों को लाया गया था तो उन्हें यहाँ पर धन की भी प्राप्ति हुई थी। तो ऐसा माना जाता है कि यह उस समय नीदरलैंड का या नीदरलैंड साम्राज्य का स्वर्ण युग था। जो समय की यदि हम बात करें तो लगभग 1585 से 1670 के बीच की यह अवधि थी,
जब देश में व्यापार, कला, विज्ञान और सेना आदि का लगातार विकास हो रहा था, क्योंकि सभी लोग मिलकर इनके कार्यों में सहयोग दे रहे थे। अब यदि बात करें अन्य संदर्भों के बारे में, तो 1814 तक ऐसा माना जाता है कि लगभग 6 लाख से अधिक गुलाम अफ्रीकी महिलाएं, पुरुषों और बच्चों को अमेरिकी महाद्वीप में भेजा गया था। उस समय की बात हम कर रहे हैं, और यह तब तक की बात है जब तक 1863 में दासता को औपचारिक रूप से समाप्त नहीं कर दिया गया। लेकिन किस क्रम में है? अफ्रीका के संदर्भ में लगभग 6 लाख लोग शामिल किए गए हैं। यदि आप एशिया की बात करें, तो एशिया के कई क्षेत्रों की बात करें तो लगभग 6,60,000 से लेकर 10 लाख तक की संख्या बताई जा रही है गुलामों को शामिल करने की, जिसमें अफ्रीका के अलावा एशिया वाले क्षेत्र भी शामिल किए गए हैं। ध्यान रखिएगा, कब औपचारिक रूप से समाप्त हो गई? 1863 में। अब आइए बात करते हैं कि आखिर नीदरलैंड सरकार अन्य कौन से प्रयास कर रही है उनके परिवारों को किसके लिए माफी के अलावा। यदि हम सरकार की बात करें तो सरकार लगातार जागरूकता बढ़ाने, जुड़ाव को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है, ताकि हम क्षेत्रों से जहां पर आज लोग निवास कर रहे हैं उनके साथ जुड़ाव को बढ़ावा दे सकें और जागरूकता बढ़ा सकें। इसके अलावा गुलामी की वर्तमान प्रभावों को संबोधित करने के लिए कहें, खत्म करने के लिए या आप उनकी भरपाई करने के लिए लगातार एक फंड की व्यवस्था कर रही है सरकार, जिसमें 200 मिलियन यूरो की व्यवस्था की जाने की बात उन्होंने कही है। इसके अलावा जुलाई 2023 को गुलामी के उन्मूलन की 150वीं वर्षगांठ को मनाया गया भी हाल ही में, और इसकी औपचारिक समाप्ति हुई थी 1863 में। यह बात किसके लिए है? ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया के संदर्भ में। सूरीनाम के लिए हमने क्या देखा? 1873। ठीक है, इसे ध्यान रखेगा। गुलामी के इतिहास में नीदरलैंड की भूमिका को शिक्षा में शामिल किया जाने की बात कही, क्योंकि अभी तक क्या था? नीदरलैंड की भूमिका को शिक्षा में शामिल नहीं किया गया था। देश औपनिवेशिक काल के दौरान लूटी गई सभी कलाकृतियों को वापस करने पर भी विचार कर रहा है। यानी नीदरलैंड ने उस समय जिन जिन क्षेत्रों से जो जो कलाकृतियों वे लेकर आए थे, उन्हें अब उन क्षेत्रों को वापस करने की बात, जिसमें उन्होंने पेशकश कर भी दी है। कई ऐसे क्षेत्र थे जहां पर लगातार ये चर्चा में रहा है कि उन्होंने कई ऐसे देशों से, यानी हम भारत के क्रम में ही देखें तो कई यूरोपीय देशों ने भारत को उनकी अपनी कलाकृतियां लौटाना शुरू भी कर दिया है। ये अपने आप में काफी बड़ी बात है। अब आइए देखते हैं, हमारे सेशन पर आधारित प्रश्न है, दास्ता को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन है 1853, 1863, 1870, 1880। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले विषय, अगले टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।